हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? बेटा 7 मई को नीट का पेपर है, आप सभी लोगों को पता है। खूब पढ़ रहे हैं इस समय, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मैं कई बच्चे तो मैं देख भी रहा हूँ, क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। घर पे भी खूब पढ़ाई हो रही है। तो बेटा जैसे कुछ बच्चों की ये समस्याएं हैं कि रिवीजन नहीं हो पा रहे हैं, कैसे? तो एनसीईआरटी के थ्रू मैंने एक प्लान सोचा है कि जो इम्पोर्टेंट हो सके, जो भी मेरा अनुभव रहा है 20-22 सालों का, जो भी मेरा अनुभव रहा है, उस अनुभव के बेसिस में एनसीईआरटी पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सारे पॉइंट नहीं, उन पॉइंटों को मैं क्या है डिस्कस करूं, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट रिवीजन हो। और आप लोग भी ये काम करिए, अगर आपके पास समय है, अपने से कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे साथ करिए। 1 घंटा ये रिवीजन पर डे किया जाए और पूरा एकदम मतलब वही होगा जहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद होगी, उन्हीं बातों पे हम लोग क्या है फोकस किया जाएगा। जैसे पूरी एनसीईआरटी फिजिक्स की तो बहुत ज़्यादा है, तो पूरा हो नहीं सकता है। तो इसके लिए आप लोग एक काम करिए, सभी लोग एनसीईआरटी लेकर बैठिए और दूसरा नीट का प्रीवियस ईयर लेके बैठिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे फिजिक्स रिवीजन विथ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के साथ नीट 2023 के लिए। किसके लिए? 2023 के लिए। और सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें क्लास 12, चूँकि क्लास 12 पोर्शन ज़्यादा है। आप अभी देखिए क्लास 12 पोर्शन जो है वह 30 क्वेश्चन अभी पिछले साल आया था, नीट 2020 में 30 क्वेश्चन, और क्लास 11 से 20 क्वेश्चन। तो 12th वाले पोर्शन को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर जो भी मैंने नीट में देखा है अभी तक, जैसे जो सीखा है हमने कि मतलब कहाँ से फिजिक्स आती है, किस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन पॉइंट्स को क्या है ज़रा फोकस किया जाए। और नीट के पीवाईक्यू भी साथ में लगाते रहेंगे। तो नीट को लेकर बेटा तैयार हो जाओ, सॉरी एनसीईआरटी को लेकर तैयार हो जाओ। आज का लेक्चर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है बच्चों, तो लेके तैयार हो जाइए। अब देखिए क्या है, सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी पे ये देख लीजिएगा। जैसे देखिए हमारे में बहुत छोटा सा लिखा है, तो आप लोग भी एनसीईआरटी क्या है रख लीजिए। अब क्या क्या है, जहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पर मैं अंडरलाइन करूँगा, जैसे बायोलॉजी में करते हो। मतलब फिजिक्स में भाई पढ़ने का ये तरीका नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर आप ये काम कर लेंगे तो भैया नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। भाई देखिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अच्छा है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आप खुद देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये देखिए पहले पेज पे एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दिया है कि मतलब किस तरह से चार्ज आया, क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। मतलब इस चैप्टर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे, जो स्टैटिक चार्ज से है, ये सब चीज़ें आप पहले चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे। तो कोई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, अब दूसरे में देखिए, दूसरे पेज में, जैसे ये सेकंड पेज है आपका, सेकंड पेज में आप जानते हैं कि किस तरह से आपस में अगर चार्ज बॉडी को रब किया गया, मतलब फ्रिक्शन के कारण कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। वैसे आपस में 2 ऑब्जेक्ट को अगर रब करते हैं तो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। यहाँ पे देखिए ग्लास रॉड को ये सिल्क थ्रेड से लटका हुआ प्लास्टिक रॉड, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है समझाया है, बताया है कि भैया लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें भी कोई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि जो आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है। अब हम लोग तीसरे पेज पर चलते हैं। तीसरे पेज में भी यहाँ पर चार्ज का जो नाम दिया गया, देयरफॉर चार्ज आर नेम्ड, मतलब जो चार्ज का नाम दिया गया कि चार्ज का जो नाम है वह क्या है आपका, मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आता है, जो अल्जेब्रिक साइन चार्जों का उन्होंने दिया। ये देखिए अल्जेब्रिक साइन ऑफ चार्ज, ये अमेरिकन साइंटिस्ट ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉजिटिव नंबर टू नेगेटिव नंबर, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक है, इसके बारे में भी अपना ध्यान दीजिए। इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं, इस पेज से भी। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताया है। आप जानते हैं कि भैया चार्ज का जो नेचर और मैग्नीट्यूड होता है डिटरमाइन बाय इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, इन सब चीज़ों से हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो इस पेज पे इसके बारे में भी दिया है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे, मतलब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो लास्ट मोमेंट में अगर मेरे साथ ये कर लेंगे ना, तो पहली चार्ज एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, क्योंकि आ रहा है क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या होगा बेटा, अभी नीट के पीवाईक्यू भी साथ साथ लग जाएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी लग जाएंगे, और जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी आपको क्या है यहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो सारी चीज़ें इस पेज पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में दिया गया है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज में चार्जिंग बाय इंडक्शन समझाया है।
कि मतलब इंडक्शन से किस प्रकार से चार्ज होता है। इंडक्शन, आप जानते हैं कि चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं, इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, दो बॉडी को आपस में रगड़ के हम चार्ज डेवलप करते हैं। जैसे क्लाउड्स, जो बादल होते हैं, बादल कैसे चार्ज होते हैं, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाके हम चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है, चार्ज का फ्लो क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बॉडी के बीच प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अब यहां पर देखिए इंडक्शन को समझाया कि आखिरकार इंडक्शन क्या है। तो इंडक्शन के लिए एक बॉडी पे चार्ज होना चाहिए, दूसरा अनचार्ज होना चाहिए। भाई एक बॉडी पे चार्ज होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, अनचार्ज होना चाहिए। भाई इंडक्शन के लिए देखिए एक बॉडी पे चार्ज होना चाहिए, दूसरा अनचार्ज। ठीक, अब इंडक्शन में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, कैसे कैसे चीज़ें पॉसिबल हैं। देखिए पहला एग्जांपल लिखा है, हाउ कैन वी चार्ज मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। मतलब कह रहा है हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। विदाउट टचिंग इट इसका मतलब इंडक्शन, मतलब केवल दिखा के हम उसके अंदर चार्ज ला सकते हैं। तो क्यों, कैसे, क्या होता है। अब देखिए इंडक्शन के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बॉडी हमने ले लिया, ये बॉडी पे पूरा चार्ज है, पहला स्टेप है, देखिए पूरा चार्ज है, और इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना भाई। तो आप जानते हैं कि ये बॉडी जो होगा वो एटम के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, और आप जानते हैं एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे, दोनों होंगे। तो अब क्या हो सकता है, ये जो पॉजिटिव आयंस क्या करेगा, इनके निगेटिव आयंस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहेगा ना कि ये निगेटिव आयंस चलो हमारी तरफ चलो, तो ये इसको अपनी तरफ बुला लेगा। तो ये देखिए इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, और ये माइनस और जो प्लस वाला होगा उसको रिपेल करके क्या कर देगा, इसके आउटर पार्ट पे धक्का देगा। ये देखिए प्लस वाले को आउटर पार्ट पे क्या करेगा, धक्का दे देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस बॉडी पे क्या है, माइनस और प्लस चार्ज आ गया। अब हम क्या कर दें, अगर इसकी हम अर्थिंग कर दें, क्या कर दें, अर्थिंग, तो अर्थिंग कर दें तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ये देखिए अर्थिंग करने को यहाँ समझाया है। ठीक, और फिर अगर हम इस बॉडी को हटा लेते हैं तो इस पर पूरा ये देखिए चार्ज क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो इसका मतलब हम उसके पास एक निगेटिव बॉडी को ले जाएंगे। देखिए निगेटिव बॉडी को ले गए तो इस पर प्लस हुआ। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि भैया इसके अंदर प्लस वाला होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और माइनस वाला इस किनारे पे आएगा। फिर हमने अर्थिंग किया, क्या कर दिया, अर्थिंग, तो अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करने पे ये माइनस चार्ज क्या हो गया, अर्थ से न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज नहीं, अर्थ में चला गया। अब क्या है, ये भी देखिए इस पे क्या हो गया, ये प्लस चार्ज है, इस बॉडी को हटा दिया, पूरा प्लस चार्ज आपका क्या फैल गया। इसी को हम कहते हैं इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन में बेटा इस बॉडी का कुछ आना जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होती इस बॉडी को। ठीक है, इस बॉडी पे ना ही कोई चार्ज का गेन होता है, ना ही कोई चार्ज का लॉस होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिना टच कराए, केवल दिखा के आप किसी बॉडी पे चार्ज क्या हिला दिए। ठीक है, इसी को इंडक्शन कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी को बताया है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को आप ऐड कर सकती हैं, +1 और -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज कंजर्व है, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, जैसे 1H2 है और ये देखिए +1H2 है कि नहीं, तो ये क्या बन रहा है, 2He4, ये देखिए 2He4 बन रहा है। तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व है। देखो 1 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, चार्ज कंजर्व हो गया। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि मतलब चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब Q = कितना होता है, +- Ne, + क्या Ne, ये देखिए +- Ne होता है। n क्या है, इंटीजर है, मतलब चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। यही पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है समझाया है। कभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। हाँ, फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ पार्टिकल हैं जिनको क्वार्क पार्टिकल कहा जाता है, लेकिन उनके बारे में आपको क्या है, नीट से लेना देना नहीं है। बस ये जानिए कि n क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, n क्या है, इंटीजर होगा, इस बात पे ध्यान दीजिए। ठीक, अब अगली बात को क्या समझा रहा भैया, यहाँ देखिए एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1.2। कह रहा 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट। भाई एनसीईआरटी की किताब रखे रहिएगा, हमारे में इसमें बहुत छोटा आ जा रहा है, आप एनसीईआरटी की किताब रखे रहिएगा। 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट बॉडी अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। मतलब 1 सेकेंड में कितना, ये देखिए 1 सेकेंड में कितना 10⁹ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो ये बताइए
टी सेकेंड में कितने होंगे, टी सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 10 टू पावर 9 टी हो जाएंगे। ये देखिए आपका n हो गया। साथ साथ में इसका रिवीजन आप फास्ट तरीके से करते चलेंगे, बहुत ही तेज़ी से हम लोग रिवीजन करेंगे। और जिन बच्चों को, जो बच्चे अपना अच्छा कर रहे हो तो और अच्छा करें, जो बच्चे नहीं अपने से कर पा रहे हैं उनके साथ हम लोग हैं, ठीक है, हम हैं आपके साथ हैं। और जैसे जैसे कह रहे हैं, ठीक है भाई, देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, लेकिन हाँ जहाँ तक भी कुछ भी अगर शॉर्टकट थोड़ा मोड़ा भी अगर हम लोगों से हो जा रहा है और उससे कोई व्यक्ति अगर सफल हो जाएगा तो एक हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दें, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अब इसमें देखिए चार्ज दिया है, चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम। कहा जा रहा कि ये ऐसा करने से अगर 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अगर रिमूव कर रहे हैं तो बॉडी पे चार्ज 1 कूलम आएगा। अब जानते हैं ना कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है, इतना तो जानते ही हैं। तो अब यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दिया है, ये देखिए Q की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 कूलम दे रहा है Q की वैल्यू। अब फिर आप देखिए आपके पास तरीका मालूम ही है, Q इक्वल टू N इंटू E। Q कितना हो गया 1, N कितना हो गया 10 पावर 9T, और E कितना हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, हो गया कि नहीं। अब आपको यहाँ से T की वैल्यू पूछ रहा है, तो T की वैल्यू जब निकालेंगे तो 198 ईयर यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 साल दिया गया है, ठीक है। हो सके तो इन सब क्वेश्चनों को याद भी कर लिया करो, ठीक है। डायरेक्ट आ भी सकते हैं, हो सकता है डाटा में कोई चेंज भी न करे, डायरेक्ट आ सकता है। तो ये 200 साल, ये T की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पर 200 ईयर आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। फिर एक दूसरी बात देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अभी हमने कहा है कि क्या ये बताइए कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 चार्ज नेचर में पॉसिबल होगा। क्वेश्चन को ध्यान देना, छोटी छोटी बात। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलम चार्ज नेचर में पॉसिबल होगा। तो याद रखिए अगर इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है तो बेटा नेचर में पॉसिबल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो नेचर में पॉसिबल नहीं होगा। तो ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए देख लेते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10, जब जैसे कर लें आप, जो आपकी मैथमेटिक्स सही हो। हम क्या करते हैं 10 पावर माइनस 3 और 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ये बताइए क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 19, इसको क्या कहेंगे E, यानी 1000 E हो जा रहा है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं 1000 E का मतलब ये E का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये नेचर में पॉसिबल है, नेचर में ये पॉसिबल है। देखिए इंटीग्रल मल्टीपल है तो इसका मतलब नेचर में ये क्या है, पॉसिबल है। आप देख रहे हैं कि नेचर में क्या है, पॉसिबल है। फिर इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, ध्यान दीजिएगा 10 टू पावर माइनस 20 कूलम, क्या ये नेचर में पॉसिबल है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा बच्चा तो पक्का नेचर में पॉसिबल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा तो नेचर में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए 1.6 इंटू ये देखिए 10 टू पावर माइनस 19 कर दें, और ये देखिए 10 टू पावर माइनस 1 कर सकते हैं, या 1/10, इसको क्या कहेंगे, E कहेंगे। आप देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब नेचर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा कुछ छोटी छोटी बातें। अब जरा देखिए 1.3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1.3। NCERT रखे रहिएगा भैया, अगर आप अपने से कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर ले रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया जाए, NCERT के एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, वही सब चीज़ें आ रही हैं इस समय। भाई सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन जो भी मैंने शॉर्टकट आपको एक बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं फॉलो करिए, एकदम पूछा जाएगा, एकदम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। करा कि एक कप पानी में, जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि भैया एक कप पानी पी रहे हो, एक कप पानी को NCERT 250 ग्राम माना है, एक कप पानी को क्या माना है, हाँ जो मतलब ये इस एग्जाम्पल में एक कप पानी को उसने कितना माना है, 250 ग्राम माना है। तो करा कि भैया अगर एक कप पानी पी रहे हो तो कितना चार्ज, अगर किसी से कहा जाता है बड़े बेवकूफ़ हो हम चार्ज पीते हैं क्या, ऐसा थोड़ी है, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये बताइए, एक कप 250 ग्राम। अब इसमें जरा हम देख लें कि 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल हैं। तो भैया नंबर ऑफ मोल निकालने का आपको तरीका पता ही है, क्या है, अवोगाद्रो नंबर, क्यों, फिर क्या होता है गिवन मास, क्या होता है गिवन मास, आप लोग को अच्छे से पता होगा, अपॉन क्या होता है भैया, मॉलिक्यूलर मास, क्यों, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्यों सही है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये देखिए N इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, और ये देखिए गिवन मास कितना है बेटा 250,
और अपॉन मॉलिकुलर मास कितना है, ये देखिए 18। भाई वाटर का मॉलिकुलर मास कितना होता है 18। ये यन की वैल्यू निकल गई, मतलब ये पता चल गया कि 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और एक मॉलिक्यूल्स में बेटा, एक मॉलिक्यूल्स में ध्यान दीजिएगा, एक मॉलिक्यूल्स में मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। तो ये देखिए H2 में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 2 ऑक्सीजन में 8, ये मतलब 10 होते हैं। मतलब एक घर में 10 लोग हैं और हमको यन का चार्ज निकालना है, तो इसका मतलब Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बताइए Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, यन, हाँ 10E। इसको जरूर करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यानी इंटू 10E, यानी इंटू 10E करेंगे, यानी इंटू 10E। या Q इक्वल टू, ये देखिए यन की वैल्यू कितनी है, ये बोलिए यन की वैल्यू पता ही है, 10 पता ही है, ई पता ही है। देखिए यन तो यहाँ से आपने निकाले लिया, ई पता ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम आएगा। क्या आएगा, कूलम आएगा। तो अब देखिए चार्ज के बारे में यही बेसिक जानकारियाँ दी हैं और यही आज तक पूछा भी गया है नीट में। अब ये नहीं कि बहुत फालतू, जैसे क्लास वास में हम लोग पढ़ाते हैं 2-2 3-3 लेक्चर खाली चार्जर के बारे में पढ़ाते रह जाते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, उस समय हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन इस समय चूंकि रिवीजन का टाइम है तो रिवीजन में क्या बेस्ट देखा जाए, कैसे देखा जाए, वही मेरा अनुभव काम करेगा। और देखना यहाँ मेरा अनुभव काम करेगा और मैं आपको क्या है 100% चीज़ों को क्या है इससे मिलवाऊंगा भी, और आपके नीट के पेपर में मैक्सिमम चीज़ें कम मेहनत में मिलेंगी भी। तो जो भी बच्चे अपने से नहीं कर पा रहे हैं प्लीज़ इसको ध्यान दें और देखें वह क्या एक धमाका करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कूलम्स लॉ से बनता है बहुत क्वेश्चन, कूलम्स लॉ से बनता है। तो क्या होता है भैया कूलम्स लॉ, आइए कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बारे में अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं उनका मैं शॉर्टकट क्या है बता दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए दुनिया में कोई भी 2 चार्ज Q1 और Q2 दिए गए हैं, कोई भी 2 चार्ज Q1 Q2 हैं, अगर ये प्लस प्लस हैं तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स, प्लस माइनस है तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और इसके कारण जितना फोर्स इस पर होगा उतना ही इसके कारण इस पर फोर्स होगा, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड समान होगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड यही समान होगा, ठीक है, जितना उस पर फोर्स होगा वही, और ये कितना फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये ध्यान दो R²। ठीक है, अब क्या ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये देखो अगर SI वैल्यू ध्यान देते हो तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और CGS सिस्टम में अगर ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा, CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 आएगी, CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अगर CGS सिस्टम में ध्यान देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, इसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.85 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन इसका पूछा जा सकता है। डायमेंशन में देख लीजिए m⁻−1 और l⁻−3, m⁻−1 l⁻−3 t का t पे 4 और a का स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन हो गया। चेक कर लीजिएगा एक बार, m⁻−1 l⁻−3 t पे 4 a का स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है ना भाई, तो ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशन को ध्यान दीजिएगा, CGS वैल्यू ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ता है भैया, आप याद रखिए, अगर 2 चार्जों के बीच में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप इफेक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये देखिएगा Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है भैया, ये डायमेंशन होता है, नो डायमेंशनलेस, नो यूनिट नो डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, नो यूनिट नो डायमेंशन, इसका ना ही कोई यूनिट है, ना ही क्यों क्या है, डायमेंशन है। नो यूनिट नो डायमेंशन, इसका ना ही कोई यूनिट होता है और ना ही कोई क्या होता है, डायमेंशन होता है। ये ध्यान दीजिएगा K का। ठीक, अब K की वैल्यू मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, बाकी सबके लिए दिया रहेगा, चार्ट में आपको दिया रहेगा क्या है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है तो फोर्स क्या हो जाएगा, पार्शियली। जैसे मान लो ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है, मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली का मतलब ये इतना ही फिल्ड है, ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस R है और ये क्या दिया गया है, T दिया गया। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है तो पार्शियली फिल्ड है तो उस कंडीशन में फोर्स F इक्वल टू, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा बहुत, ठीक है, क्योंकि भाई हम तो ये जानते हैं कि जो NCERT में नहीं दिया है वह नहीं आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको ला नहीं सकती है, ये ध्यान रखिएगा, इतना ही जानते हैं। √K का होल स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R-T+T √K का होल स्क्वायर। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है तो उस दशा में ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना भाई। अब आइए देखते हैं आगे क्या करा है।
आगे देखो चार्ज का यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दे दिया है, चार्ज का क्या दे दिया है, वेक्टर फॉर्म, कि किस तरह से चार्ज का वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए ध्यान दो, मान लो कहीं भी, अब जैसे चार्ज का पोजीशन दे दिया है, चार्ज का पोजीशन जैसे हम इसी को अपने लैंग्वेज में सिंपल में समझा देते हैं। मान लो एक चार्ज Q1 यहाँ दिया है, एक चार्ज Q2 यहाँ दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया है, R1 दे दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया है, R2 दे दिया है। देखिए पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पोजीशन वेक्टर दे दिया है, तो अब ये देखिए इसमें ये इनका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर R हो गया। मतलब इसी चीज़ को हम अपना यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये देखना है कि इन R1, R और R2 में कौन बेटा क्या है, R1, R2 और R में कौन रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो वेक्टर में रिजल्टेंट कौन होता है, जैसे मान लीजिए जब रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ते हो तुम, ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो, ये देखो ऐसे पढ़ते हो, तो जिस वेक्टर का हेड जिस वेक्टर का टेल मिलता है उसी को रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। तो देखो कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका हेड और इसका टेल मिल रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका हेड और टेल मिल रहा है। तो ये देखिए ये वाला R2, मतलब R1, R2 और R में रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, वही यहाँ पे चीज़ भी है। देखो बेटा R1, R2 कौन रिजल्टेंट वेक्टर है, तो आप देख रहे हैं कि इसका हेड जो है इसके हेड के साथ है, इसका टेल इसके साथ है, तो इसका मतलब R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो R2 इक्वल टू R1 प्लस कितना हो जाएगा R2 इक्वल टू R1 प्लस कितना हो गया R। ये देखिए R2 इक्वल टू R1 प्लस R, या R की वैल्यू निकाल लोगे, R की वैल्यू देखो क्या होगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। अब कहा जाए कि इन पे भैया वेक्टर फॉर्म लिखिए, फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखिए। जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई फोर्स का क्या लिखो, वेक्टर फॉर्म लिखो। तो मान लो जैसे हम फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये बताइए इनका यूनिट नॉर्मल वेक्टर किधर की तरफ हो जाएगा, R कैप इधर की तरफ होगा। बोलो R कैप इधर की तरफ हो गया R कैप इधर की तरफ, बोलो R कैप इधर की तरफ होगा। अब ये बताओ इसमें फोर्स क्या लगेगा, दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो इसको कैसे लिखोगे, F इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना Q1 Q2 R पे कैप अपॉन कितना लिखोगे R²। दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, यूनिट वेक्टर सभी लोगों को पता है, क्यों बच्चा, यूनिट वेक्टर पता है कि वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड होता है। बोलो पता है कि नहीं, यूनिट वेक्टर क्या पता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, NCERT की किताब रखे ना। हाँ, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर भी वेक्टर लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ Q1 Q2 वेक्टर R अपॉन कितना हो जाएगा R का क्यूब। अब आप चाहिए तो यहाँ से वेक्टर R की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये देखिए वेक्टर R कितना हो जाएगा R2 माइनस कितना R1 हो जाएगा, अपॉन मैग्नीट्यूड में R2 माइनस R1 का क्या होल क्यू। ये आपका इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, क्या हो गया, तो इसमें वेक्टर फॉर्म को बताया है। कूलम्स लॉ और इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ में या बायो-सेवर्ट लॉ में, इन सब चीज़ों को भाई देखिए, कूलम्स लॉ और जो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बोलो किस पे नहीं डिपेंड करता, मीडियम पे। लेकिन ये वाला जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। आया भी है इस पे नीट पे क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन इस साल री नीट में बना भी था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वह, एग्जाम्पल नंबर 1.4 देखें, देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या है 1.4 देखें, क्या कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 1.4। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.4 कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बेटा याद रखे रहना, ठीक है, ये वाला देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दुनिया में क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है न्यूक्लियस के अंदर लगता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, कौन आता है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। अब देखिए यहाँ पर किसका किसका भी सब याद रखना, F अपॉन कितना Fg किसका कर रहा है, ये देखिए ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 10⁻39, रीनीट में बोला भी था, रीनीट जो दोबारा नीट की परीक्षा हुई थी, एकदम छोटी छोटी बातें। फिर यही देखिए ये आपका क्या है, प्रोटॉन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ये देखिए बिटवीन टू प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगा, Fe अपॉन Fg। ये देखिए Pp प्रोटॉन के बीच, ये लगभग 10⁻36 आता है। यही इलेक्ट्रॉन के बीच, ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान देना
इलेक्ट्रॉन के बीच, ये लगभग 10⁻43 आता है। तो ये चीज़ें याद रहे, ठीक है। अब इसी में दूसरी चीज़ लिखा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये देखिए, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब आपको एक्सेलरेशन बताना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप एक्सेलरेशन फोर्स एम के बराबर कर देंगे। तो ये सब चीज़ें देखिए पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आइए इस पे देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 1.5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा है कि भैया देखिए, दो चार्ज हैं स्फीयर, ठीक। इनके बीच का 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। कितना इनके बीच का डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर है। फिर कहा जा रहा है कि इनको डिस्टेंस बिटवीन देम 10 सेंटीमीटर, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ नोटेड। फिर कहा जा रहा है कि डिफ्लेक्शन शैडो सी डी रिस्पेक्टिव शोन इन द फिगर 5 सेंटीमीटर ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, स्फीयर ए एंड सी, स्फीयर बी एंड डी आइडेंटिकल साइज, इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी, कंपेरिजन साइज ऑफ कंपेरिजन सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है बेटा। अब देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जैसे इस पे 4 चार्ज हैं, इस पे ये हैं, मतलब 4 चार्ज नहीं है, मतलब क्यू चार्ज है इस पे। कितना चार्ज है? क्यू। तो आप जानते हैं कि जब भी दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? ये देखिए, चार्ज क्यू हो गया, चार्ज क्यू हो गया। अब इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? ये देखिए, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होगा? ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, जब इसको किसी आइडेंटिकल बॉडी से, अनचार्ज बॉडी से इसको कांटेक्ट में ला रहे हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा? ये देखो, चार्ज Q/2 हो जाएगा। यहाँ भी चार्ज Q बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2। तो एफ डैश इक्वल टू अब क्या होगा कि ये देखिए, क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 4। और बेटा इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई इनके बीच की डिस्टेंस। ये देखो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? ये देखिए, इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। अब जरा इन दोनों को क्या है, डिवाइड करिए। ये क्या हो जाएगा? 25, और ये आपका कट गया, यानी एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया? यानी इनके बीच फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनके बीच फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखिए, कोई फोर्स पे नहीं पड़ेगा। अब दिया है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज का मतलब क्या है? हमको वेक्टर सम निकालना है। हमको क्या करना है? अब देखिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज का मतलब हमको वेक्टर सम निकालना है। तो आप सभी लोग वेक्टर सम निकालना जानते हैं। जैसे मान लीजिए, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, और ध्यान दो, ये दोनों अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं तो इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू बोलो, अंडर रूट क्या? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 ये देखिए कॉस थीटा। 2 F1 F2 क्या? कॉस थीटा। याद रखिएगा, 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये देखिए, ये एक स्क्वायर दिया है, इसके चारों कॉर्नर पे चार्ज है, चारों कॉर्नर पे चार्ज है, और कह रहा किसी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स निकालिए, किसी एक कॉर्नर पे। चलिए भाई, किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकाला जाए। ये देखिए, तो ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R√2, ये R। अब क्या फोर्स होगा इसके कारण? बोलो, इस पर फोर्स किधर की तरफ होगा? बोलो, इसके कारण फोर्स कितना होगा? F1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। देखिए, मतलब इसका क्या मतलब है? मल्टीपल चार्ज का मतलब है, ठीक है, कि आपको वेक्टर सम निकालना है। क्या करना है? अब देखिए, इस क्यू और इस क्यू के बीच फोर्स कितना हो जाएगा? बोलो, F2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई कितना? R स्क्वायर। ये देखिए, इस क्यू और क्यू के बीच फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ध्यान देना, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कैसे होगा? F3 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होगा? R स्क्वायर। अब बताइए, इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। एक क्या लग रहा है? के क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो पहले, सबसे पहले जो बाहर वाले फोर्स हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए। इनको सॉल्व करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये बताइए, के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर क्या? √2। अब बताइए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्यों? और प्लस कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2। इस तरह से हम इस पर रिजल्टेंट क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रिजल्टेंट क्या है देख लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना भाई। अब देखते हैं क्या है आगे, क्या कर रहा है। आइए चलिए, ये सब आपका बताया भी है किस तरह से सारे फोर्स का हम वेक्टर सम निकालेंगे। ये सब का मतलब क्या है? ये सब लाइन का मतलब है वेक्टर सम, और कुछ नहीं। अगर वेक्टर सम आपको आएगा तो कर ले जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे।
अब आइए क्वेश्चन क्या करा है, एग्जाम्पल नंबर 1.6 क्या करा है, करा ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज क्यू दिया है, ठीक है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, सेंट्रॉइड पे है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये आपका इस तरह से है, ठीक, ये देखिए इस तरह से आपका क्या है, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ये चार्ज क्यू दिया गया है, ये देखिए चार्ज क्यू दिया गया है, चार्ज क्यू दिया गया, और सेंट्रॉइड पे ये देखो जहाँ सेंट्रॉइड ऐड कर रहा है वहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे चार्ज जो दे रहा है, जब सेंट्रॉइड ऐड कर रहा है तो यहाँ पे चार्ज क्या दे रहा है, यहाँ पे चार्ज, ये देखिए यहाँ पे चार्ज क्यू दे रहा है, कितना दे रहा है, क्यू दे रहा है, ये चार्ज क्यू दे रहा है। अब करा क्यू पे फोर्स क्या होगा, तो देख लो भैया, ये क्यू और क्यू के कारण फोर्स इधर की तरफ होगा, ये देखो एफ होगा, पक्का होगा, क्यू और क्यू के कारण फोर्स एफ इधर होगा। ये बताओ क्यू और क्यू के कारण इधर की तरफ फोर्स होगा, ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव। इस क्यू और क्यू के कारण फोर्स कितना होगा, रिपल्सिव होगा। आप जानते हैं कि इसके जो मीडियंस होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के 120 पे काटते हैं, तो आप इस क्यू बॉडी पे देख रहे हो 3 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। इनके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो एफ का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ। अब बताइए क्या एफ और एफ एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब नेट फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, 0। मतलब इस पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बेटा, बहुत तेज़ी से हम लोग इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, हर चीज़ बहुत तेज़ी से। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो एक दिन में क्या है, एक डेढ़ घंटे अगर हम लोग को मिल जाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर लिया जाएगा। अब क्या करा बेटा, एग्जाम्पल ये देखो, तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है, तीनों कॉर्नर पे क्या है, चार्ज रखा गया है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। तो ये देखो, ये इस तरह से है, ऐसे दिया है, ये क्यू दिया है, क्यू दिया है, क्यू दिया है, एक क्यू एंड क्यू माइनस क्यू वर्सेस ऑफ एक माइनस क्यू भी, ये माइनस क्यू है। चलो भाई देख लेते हैं। अब आओ इस पे देखा जाए तो इस पर फोर्स क्या होगा, इस पर फोर्स इधर होगा, इस पर फोर्स किधर होगा, इधर होगा। तो मान लो ये फोर्स एफ होता है, ये फोर्स एफ होता है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री होगा तो इनका रिजल्टेंट एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्यों, निकल गया इस सिंपल में। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, इसके कारण इधर फोर्स होगा, इसके कारण इधर फोर्स होगा, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो ये देखो कितना होगा, एफ। क्यों भैया, ये इस पर भी एफ फोर्स होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसके कारण इधर होगा, ठीक है, ये देखिए इसके कारण क्या हो जाएगा भाई, ये देख लीजिए, इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण इधर हो जाएगा, इसके कारण इधर हो जाएगा। अब ये भी एफ, ये भी एफ, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो सब पे निकल गया। इस पे कितना फोर्स है, F, इस पे कितना फोर्स है, F, इस पे कितना फोर्स है, F√3। ये देख लीजिए, सब पे फोर्स निकल गया कि नहीं। तो इस तरह से आप सब पे फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आइए भैया, अब नीट के क्वेश्चन आना शुरू हो जाए। हमने कहा ना कि एकदम ऐसे, मतलब एकदम एनसीईआरटी और नीट के पीवाईक्यू को हमने बांध दिया है एकदम बीच में, एकदम क्या है, कहीं जा ही नहीं पाएगा। अब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एकदम देखिएगा, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे सब, आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। देखिए नीट का क्वेश्चन 2019 नीट का आया वो क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखिएगा भैया क्या करा है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये देखिए 2 पॉइंट चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस ए पार्ट। ठीक है, चलो रख दिया जाए। ये देखो क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है और माइनस क्यू कर रहा है। देख लीजिए क्यू का है और माइनस क्यू, ये देखिए क्यू दे दिया गया और क्या माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। करा है फोर्स बिटवीन देम एफ, उनके बीच का जो फोर्स है वह एफ है। इफ़ 25% चार्ज, देखिए 25% चार्ज आप ट्रांसफर टू बी, देन फोर्स बिटवीन द चार्ज। करा कि अगर इससे 25% इस पे चार्ज ट्रांसफर हो गया तो अब कितना फोर्स होगा। तो चलो पहले लिख लेते हैं। पहले तो कुछ नहीं है, एफ इक्वल टू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर। चलो अब दूसरा हाल देखते हैं भैया क्या होगा। दूसरा हाल क्या है, आ जाओ दूसरा हाल देखते हैं। दूसरे हाल में 25% ट्रांसफ़र हुआ, तो बेटा अगर इससे 25% निकलेगा तो बचेगा कितना, क्यू माइनस क्यू बाई 4। और सुनो, यहाँ अगर जाएगा तो प्लस क्यू बाई 4 होगा। देखना, अब देखो जैसे उसमें क्वेश्चन है वैसे इसमें ही, क्यू में से क्यू बाई 4 गया, क्या बचा, 3 बाई 4। आइए क्या हो गया, ये भी माइनस 3 बाई 4 बचा। अब नया फोर्स क्या हो जाएगा जरा बताना, एफ डैश इक्वल टू के 339 क्यू स्क्वायर। ये देखिए 9 क्यू² बाई 16 आर स्क्वायर। भाई डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं किया गया है। अब बताइए के क्यू² बाई आर स्क्वायर को क्या एफ कहा जा रहा है, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, बोलिए ना, 9 एफ बाई कितना 16। तो बोलो कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। कौन सा हो गया, सी वाला हो गया।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन मिल रहा है कि मतलब एनसीईआरटी की चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट का आया हुआ है 2017 का। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर बाई इतना, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स प्लेस डिस्टेंस d, ठीक, मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज 0। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर है। तो पहले चार्ज तो निकाल लो। चार्ज कैसे निकालोगे, ये देखो टोटल चार्ज Q की वैल्यू कितनी होगी, -E प्लस E प्लस डेल्टा ई, ये कट गया, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ई। देखिए Q की वैल्यू डेल्टा ई हो जाएगा, Q की वैल्यू डेल्टा ई हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, दो डेल्टा ई के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई, देखिएगा डेल्टा ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। और G क्या है, MH अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये तो कट गया। फाइंड क्या करना है भैया, हाँ, डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा ई, तो डेल्टा ई कितना हो गया, ठीक है। G आपका पता ही है, MH का स्क्वायर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, सब रख लीजिए, ठीक है। डेल्टा ई का ऑर्डर पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए भैया इसमें सारे क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, अब उन सबको देखते जाइए। अब कल जो है इन सब पार्ट को क्या है, सेकंड लेक्चर में कैसे है इन सब चीज़ों को क्या है कल हम देंगे, ठीक है। आज हमने शुरुआत की है, रोज़ 1 घंटे का रिवीजन रहेगा इसी तरह से, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।